और आइए अब देख लेते हैं दिन भर की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। दिन भर की वो खबरें जो सुबह से शाम तक छाई रहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी ईडी के सामने नहीं हुए पेश। जी हां, ईडी के समन पर केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजा है। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया और कहा है कि जब वो आरोपी नहीं है तो उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, जिससे वो आगामी चुनाव में प्रचार न कर पाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 18, 19, 20 जनवरी का 3 दिवसीय गोवा दौरा है। इस दौरान वो गोवा जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 2024 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। 22 महीने पार्टी में रहने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को कह दिया अलविदा। तंवर के इस्तीफे के कारण इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक होना बताया गया है। अशोक तंवर ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। इसी साल के आखिर में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस कारण आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका कहा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से असम पहुंच गई। राहुल गांधी ने यात्रा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पूरे देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्याय कर रही है। मणिपुर में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन पीएम इन सब पर मौन है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने राज्य की हिमंता सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार तक कह डाला। पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुप्रीम कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। ड्रग्स से जुड़े केस में उन्हें जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। खैरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। इसके बाद पंजाब सरकार जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। उसने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि खैरा मामले को प्रभावित कर सकते हैं। मणिपुर के थौबल जिले में उपद्रवियों ने बुधवार रात पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। उपद्रवी भीड़ की तरफ से की गई फायरिंग में 3 जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने पहले हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया तो भीड़ के बीच से कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग कर दी। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भीड़ ने खंगाबोग के इंडियन रिजर्व बटालियन पर हमला भी किया। CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की समिति ने पूरे दिल्ली NCR में ग्रेप 3 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही गैर जरूरी निर्माण, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के संचालन पर से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। इससे पहले रविवार को वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच जाने के बाद दिल्ली NCR में ग्रेप 3 लागू कर दिया गया था। इंदौर से दिल दहला देने वाली खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्र की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। युवक को क्लास में पढ़ाई करते वक्त सीने में दर्द उठा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो अपनी कुर्सी से गिर गया। उसने दोस्त को आनन फानन उसके दोस्तों से अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। बताया जाता है कि युवक हेल्थ सप्लीमेंट्स लेता था। आइए फटाफट से देख लेते हैं दिन भर की टॉप न्यूज बिजनेस जगत से जुड़ी हुई वो कौन कौन सी खबरें थी जो दिन भर छाई रही। इंडसइंड बैंक ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 17% बढ़कर 2,298 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,220 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर बैंक का NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 4,495 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,295 करोड़ रुपए ही। बैंक का नेट NPA बिना बदलाव के 0.57% पर स्थिर रहा। ग्रॉस NPA 1.93% से घटकर 1.92% रहा। NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन तिमाही आधार पर बिना बदलाव के 4.29% पर स्थिर रहा। स्नैक्स बनाने वाली कंपनी हल्दीराम आलू चिप्स के मार्केट में एंट्री के लिए प्रताप स्नैक्स में मेजॉरिटी हिस्सा हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसकी डील करीब $35 करोड़ की हो सकती है। इस खबर के बाद प्रताप स्नैक्स के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में यह करीब 9.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि बातचीत अभी शुरुआती चरण में और वैल्यूएशन पर चर्चा नहीं की गई है। सूत्रों ने कहा कि हल्दीराम कम से कम 51% की स्टेक खरीद पर विचार कर रहा है। दिवालिया हो चुकी है एयरलाइन जेट एयरवेज के नए मालिक जालाना कॉलरॉक कंसोर्शियम
को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज कंसोर्शियम को 31 जनवरी तक 150 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर कंसोर्शियम बैंक गारंटी नहीं देती है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। एनसीएलटी को अब मार्च 2024 के अंत तक जेट एयरवेज का मालिकाना हक जेकेसी को ट्रांसफर करने की चुनौती देने वाली एसबीआई की अपील पर फैसला करना होगा। 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इस बार ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग पर फोकस रह सकता है। जी बिजनेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंतरिम बजट में एनर्जी ट्रांजिशन को फंड करने के लिए ग्रीन फंड पर कुछ ऐलान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि एमएसएमई के लिए ब्याज में छूट का ऐलान हो सकता है। साथ ही ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन में शिफ्ट होने पर इंसेंटिव का भी वित्त मंत्री ऐलान कर सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के लिए सस्ती दरों पर लोन का ऐलान भी अंतरिम बजट में हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर हेल्थ रेगुलेटर डीजीएचएस ने देश के सभी फार्मासिस्ट संगठनों को लेटर लिखा है। इसमें फार्मासिस्ट से अपील की गई है कि वो एंटीबायोटिक की दवा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना दें। देश में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ गया है जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसान है। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। डीजीएचएस ने लेटर में डॉक्टर से अपील की है कि वो मरीज को एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह दे रहे हैं तो इसका कारण भी बताएं। लेटर में कहा गया है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ग्लोबल तौर पर बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक की तरह बहुत तेजी से उभर रहा है।